ने हल्द्वानी से खबर का रुख करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के दौरे पर हैं। यहां पर आम्रपाली विश्वविद्यालय में अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। तो ये कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर हल्द्वानी में आम्रपाली विश्वविद्यालय में अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इसमें उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद हैं। सर्वोपरि रखा है। शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में आपकी दूरदर्शिता और संकल्प शक्ति प्रशंसनीय। आपकी नीतियों और योजनाओं के कारण आज हमारे विश्वविद्यालय जैसे अनेक अकादमिक संस्थान प्रगति के नए आयाम प्राप्त कर रहे हैं। मान्यवर आम्रपाली विश्वविद्यालय में वर्तमान में 5 संकायों में लगभग 3000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के बदायूं से बड़ी खबर का, जहां गंगा नदी में डूबे दंपति पत्नी की मौत। ये बड़ी खबर बदायूं से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक हादसा हुआ है। गंगा नदी में एक दंपति डूब गए, जिसमें पत्नी की मौत हो गई है। पति की तलाश में गोताखोर अभी जुटे हुए हैं और पुलिस ट्यूब से तैरकर गंगा नदी पार करते समय हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खेत में काम करने नदी पार कर जा रहे थे दोनों दंपति और सहसवान क्षेत्र के नगला बरन का ये पूरा मामला है, जहां पर एक दंपति गंगा नदी में डूब गए, जिसमें पत्नी की मौत हो गई है। वहीं पति की अभी भी गोताखोर और पुलिस की टीम तलाश कर रही है। ट्यूब से तैरकर गंगा नदी ये पार कर रहे थे जब यह हादसा हुआ और खेत पर काम करने जा रहे थे नदी पार करके। ये पूरा मामला सहसवान क्षेत्र के नगला बरन का है। पे आए हैं तो ग्रामवासियों के बयान से ये स्पष्ट हुआ है कि ये पति पत्नी जो थे उसमें खेत के काम से ही गए होंगे, गंगा नदी पार करके जा रहे हैं, तभी ये दुर्घटना घटी। इस हादसे में दोनों की ही मृत्यु हुई। अब शासन से क्या प्रक्रिया है? शासन से इनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, उसके बाद फिर हमारे स्तर से जो भी योजना के तहत लाभ मिलेगा। मऊ में नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सोशल मीडिया टीम के बीच जुबानी जंग तेज होते ही जंग की कहानी अब पुलिस तक पहुंच चुकी है। दरअसल मंत्री शर्मा के भाई अरुण शर्मा ने एफआईआर दर्ज कराई है। क्षेत्राधिकारी नगर अंजनी कुमार पांडे ने बताया कि जिले के सरायल खंसी थाने में अरुण कुमार शर्मा की ओर से दी गई तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई है। अरुण कुमार ने अभद्र टिप्पणी के मामले में सपा नेताओं समेत सपा के आईटी सेल पर मुकदमा दर्ज कराया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई एक पोस्ट को लेकर आवेदक श्री अरुण कुमार शर्मा द्वारा एक तहरीर थाना सराय लखनसी पर दी गई, जिसमें माननीय मंत्री जी के खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणी एवं कुछ ऐसे बातों को लेकर उन्होंने आवेदन पत्र दिया था, जिसपे वो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाकर अग्रिम जांच की। खबर रायबरेली से है, जहां मील एरिया थाना क्षेत्र में स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में एयर बैग होने से आक्रोशित छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के छात्रों को अनुत्तीर्ण किया गया है। अभी बीटी यूपी का रिजल्ट आया है छात्रों का, उसमें जो छात्र एब्सेंट, कुछ छात्रों का एब्सेंट हो रहा, सो कुछ फेल हैं या बैक पेपर हैं। तो बैक पेपर या को लेके या फेल को लेके छात्रों में असंतुष्टि है। हम लोग छात्रों से मिलने गए, उनको समझाया भी कि आप लोग एप्लीकेशन दे दें और जो एप्लीकेशन के आधार पर हम लोग जो समस्या है वो प्रेषित करेंगे विभाग को, बोर्ड को।
क्या मामला है सर? हमारा लोगों का भविष्य अंधकार में चला गया है। जिस तरह बीटीयूपी काफी चेक कर रहा है, पैसों के लिए हम लोग फेल करता है, रीचेक कराते हैं, 500 रुपए देके नंबर बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। हम लोगों का ऐसे कहाँ से लेके आएंगे पैसे? हाई स्कूल करके आए हैं सर, हम लोग अगर पढ़ाई छोड़ रहे हैं तो हम लोग अंधकार भविष्य में जा रहे हैं। हम लोग घर पे अभी तक बताया तक नहीं है, अभी तक हम लोग घर पे बताया नहीं है कि हम लोगों का रिजल्ट ऐसा आया है। क्या करें? सुसाइड कर ले, इसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ पे पॉलिटेक्निक के छात्र अपने ईयर बैग को लेकर ज्ञापन देने के लिए प्रिंसिपल को आए हुए हैं। बीटीए के द्वारा इनको ना हर सेमेस्टर में बैग देना और बैग का फर्जी पैसा लेना, उसको रीचेक के नाम पे, और रीचेक के नाम पे सेम नंबर वापस भेज देना, ये बीटीए के द्वारा लगातार 4 सालों से किया जा रहा है। इसके खिलाफ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ पर FGT कॉलेज के सामने धरना प्रदर्शन के लिए अग्रसर है। अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन के लिए अग्रसर होंगे। मामला ये है कि हमारी ईयर बैग लगी है, उसके बाद हमारी कॉपी हमको फिर से दिखाई जाए। सर हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग कैरियर के साथ खेला गया है यूनिवर्सिटी में। क्या हुआ है सर? हुआ क्या सर? नंबर बहुत कम है, हम लोग असंतुष्ट हैं सर। यहाँ तक कि हमारे प्रिंसिपल साहब का कहना है 0 नंबर पा रहे हो तो काफी अच्छी से फर्स्ट ईयर हम लोग कैरियर के साथ खेला जा रहा है। खबर चित्रकूट से है, जहां 2 दिन से लापता युवक का गांव के कुएं से शव बरामद हुआ है। परिजनों ने युवक की हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि युवक 28 सितंबर को सूरत से अपने गांव आया हुआ था। नवरात्रि में मां दुर्गा के पंडाल में सो रहा था, वहीं से वो लापता हुआ था। दिनांक 5/10/24 को दिन में थाना रायपुरा अंतर्गत नया चंद्रा गांव से ये सूचना प्राप्त होती है कि ऋषभ सिंह पुत्र संतोष सिंह उम्र लगभग 19 वर्ष रात में 2 बजे से गुमशुदा हैं, जिसकी तलाश घर वाले कर रहे थे और सूचना देने थाने पर आए हुए थे। उनकी सूचना पर थाने पर तत्काल रिपोर्ट दर्ज की जाती है तथा एसओजी सर्विलांस और थाने की टीम उनकी तलाश का प्रयास करती है। आज सुबह यह सूचना प्राप्त होती है कि गांव में ही पास के कुएं से ऋषभ सिंह की मृत शरीर बरामद होता है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहाँ हमने नहीं जाना, वहाँ से चलाया रोज लेता था। सुबह हमने गाड़ी की चाबी भी डाले बाइक की, हम जाते थे खुआ लेके, हमकी चाबी नहीं गाड़ी की जाएंगे कैसे। इस टाइम हमने खोज किया तो लड़का ही नहीं। मंदिर कब की घटना है जब लड़का गायब हुआ? 4 तारीख। फिर इसके बाद में फिर ढूंढने में लग गए, नहीं मिला। ढूंढने में लग गए, ढूंढ रहे, पूरे गांव ढूंढ रहा है। बदायूं के उसहैद थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची के साथ मुस्लिम युवक ने रेप की घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने अपने दुकान पर पैसे देने के लालच से बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले के बाद कस्बे के लोगों में दुकानें बंद कर आरोपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कल दिनांक 6/10/2024 को जनपद बदायूं के थाना उसहैद में पीड़िता की माता द्वारा भारतीय न्याय संहिता व पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें आज उसहैद की पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इसमें अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बच्ची चीज लेने जा रही थी तो उसने 5 रुपए का लालच देके उसे अपनी दुकान में खड़ा कर दिया और उसने गलत काम करा। बढ़ते हैं आगे। रायबरेली के राही ब्लॉक क्षेत्र में बीते दिनों आई बारिश और तेज आंधी तूफान से 80 बीघा फसल जमींदोज हो गई। तेज आंधी तूफान से बिजली के पोल, पेड़ और खंभे गिर गए, जिसकी वजह से बिजली की आपूर्ति भी ठप हुई। ग्रामीणों ने बिजली आपूर्ति न होने की सूचना बिजली विभाग को दी, लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बाद भी बिजली विभाग ने ग्रामीणों की सुध नहीं ली। अब बिजली न होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि फसल कटाई के लिए तैयार है, लेकिन बारिश और आंधी तूफान ने फसल को बर्बाद कर दिया है। धान का मतलब जो है फसल एकदम चौपट हो चुकी है। बरसात की वजह से हम बहुत पेड़ गिरे, बिजली खंभा, 50 बीघे जमीन, पजहारपुरवा, भोलापुरवा, पीतम्बरपुर, पूरे हुलासी
बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। लमसम 50 बीघे, बहुत से किसी मतलब जो है किसान के पास कुछ भी नहीं बचा। साहब क्या हुआ आज? सर मेरे गांव में जो है बारिश के और तूफान की वजह से सारे धान गिर चुके हैं। राजस्व विभाग को सूचना दी आपने? जी हाँ दी गई, लेकिन अभी तक आए नहीं। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? साहब सर यहाँ मिला के कम से कम 60-60 बीघा धान एकदम चौपट हो गया है, कोई होने का आशा नहीं है। ये मेरा खेत में काफ़ी नुकसान हो गया है, 50 बीघा है जमीन, सब नुकसान हो गया है। अच्छा, राम रवा कनौली। अच्छा। हमारे यहाँ धान की फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कम से कम सैकड़ों बीघे जमीन गई। अच्छा, राजस्व विभाग से कोई आया? कोई नहीं आया, ना लेखपाल आया, ना प्रधान आया, ना कोई नहीं आया। बांदा के शहर कोतवाली में एक युवक ने एक तरफा प्यार के चलते अपनी मौसेरी बहन को आग के हवाले कर दिया। आरोपी ने साथ चलने से मना करने पर बहन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। किसी तरह नाले में कूदकर पीड़िता ने अपनी जान बचाई। इसी बीच आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। घटना के बाद परिजनों ने झुलसी हुई महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने उसे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहीं मामले में सीओ सिटी राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमें रवाना की गई हैं, साथ ही मामले की जांच की जा रही है। 30 वर्षीय महिला जो कि 3 बच्चों की मां भी है, उस पर उसके सगे मौसेरे भाई राम बाबू सनात संतोष निवासी बबेरू बांदा ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। महिला जीवन रक्षा के लिए पास के एक नाले में कूद गई। बाद में उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय बांदा लाया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। घटना की रिपोर्ट पंजीकृत की जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगा दी गई हैं, जिसे शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। क्या हो गया इसको? मैं नहीं रहे हूँ, आगे लगा के बाहर दी नहीं है? मैं नहीं रहे हूँ, आगे लगा के बाहर दी नहीं। आगे लगा भाग गया? हाँ। कौन था? वो राम बाबू। राम बाबू नाम है उसका? हाँ। कहाँ रहता है वो? अच्छा है माँ। अच्छा में यहाँ क्या करने आया था? नाम संतोष है। अच्छा यहाँ क्यों आया था? ये क्या कह रहा था कि मैं तुम्हारी बिटिया को ले जाऊंगा। मैं कहा कि मेरी बिटिया नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ नहीं ऐसा मैं नहीं जाऊंगी। कहा तो काम में पहुंचा दूँ, मैं नहीं जाएगी। एक लड़की मंजू 30 साल की पनेरी मादा से लाई गई है। ये जो है बर्न इंजरी केस है। इसमें जो है सुपरफिशियल बर्न पाया गया है। हो सकता संभवतः जो है गीले भी कपड़े तो आग लगी हो और तुरंत बुझ गई हो। पानी से भीगा हुआ हो सकता, कूद गई हो पानी में। कुछ पेट्रोल की भी जो है इसमें गंध आ रही है। बढ़ते आगे, इटावा के भरसना स्टेशन पर कोरोना काल से बंद हुई ट्रेनों के ठहराव से स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि भरसना नगर की जनता कोरोना काल के 3 साल बाद से लगातार आस लगाए बैठी है कि भरसना रेलवे स्टेशन पर बंद हुई ट्रेनों का ठहराव बहाल होगा। भरसना नगर में कोरोना काल से पहले रेलवे स्टेशन पर मुरी एक्सप्रेस, लिंक एक्सप्रेस समेत कई एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हुआ करता था, लेकिन देश में फैली वैश्विक महामारी के चलते ट्रेनों का ठहराव रेलवे स्टेशन से समाप्त हो गया। वहीं इसी क्रम में लोगों ने रेल मंत्री को संबोधित करते हुए ज्ञापन रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक नवीन पोरवाल को सौंपा है, जिसमें रेल मंत्री से ट्रेनों के ठहराव को बहाल करने की मांग के साथ प्लेटफॉर्म पर कोच इंडिकेटर, डिजिटल उद्घोषणा, प्लेटफॉर्म का विस्तारीकरण, रेलवे फाटक से एफओबी तक आने वाली रोड का निर्माण और एफओबी पर टिन शेड रखने की मांग की गई। ज्ञापन दिए, हमारा ज्ञापन संख्या 18 है। हम लोग पहले भी 17 ज्ञापन दे चुके हैं, जिनमें ये हमने मांग किया कि भरसना में कोरोना काल में जो ट्रेनें बंद हो गई हैं, मुरी, लिंक और महानंदा और संगम, उनका ठहराव यहाँ पे दिया जाए, पर अभी तक वो नहीं हुई है। भरसना स्टेशन इतनी विषम परिस्थितियों में भी प्रतिदिन जनरल से 1 लाख से अधिक की आय अर्जित कर रहा है। और दूसरा हमने यहाँ पे मांग की है, जो नई आगरा से लखनऊ प्रस्तावित वंदे मेट्रो, उसका भी ठहराव यहाँ पे दिया जाए। कुछ बेसिक ज़रूरतें हमने मांगी हैं, कोच इंडिकेटर, फुट ओवर ब्रिज के लिए जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं वो, लेकिन वो हम रेल मंत्री से मांग करते हैं कि सारी चीज़ें हमें बाद में दे दी जाएँ। महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ पे ट्रेन का ठहराव, हमें ट्रेन का ठहराव चाहिए। जो यहाँ पे ट्रेनें बंद हो गई हैं उनके लिए हमने मांग की।
खबर बहराइच से है, जहां ग्रामीण और शहरी इलाकों में सजाए गए दुर्गा पूजा पंडाल और रास्तों का जिले की कप्तान वृंदा शुक्ला ने निरीक्षण किया। वृंदा शुक्ला ने शहर के बीच मिश्रित आबादी वाले दुर्गा पूजा पंडाल स्थल और मार्ग का जायजा लिया। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बहराइच पुलिस तैयार है। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में बनाए गए दुर्गा पूजा पंडालों की विशेष निगरानी हो रही है। वहीं महिलाओं को पूजा पंडाल स्थल तक रात में पहुंचने के लिए किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पुलिस की ओर से गश्त जारी है। जी, जनपद बहराइच में बड़ी संख्या में दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। विभिन्न जगहों पे बड़े बड़े पूजा पंडाल स्थापित किए गए हैं। तो आज हमने एक ऐसा रूट चुना है जो मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में से होकर गुजरता है और इस मार्ग पे बहुत से पूजा पंडाल हैं और ये एक मुख्य विसर्जन मार्ग है। तो एक तो मैं यही देखना चाह रही थी कि सभी पूजा पंडालों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हो और जो महिलाएं बच्चियां रात्रि आरती के लिए निकल के गलियों में से आती हैं उनको किसी भी प्रकार की असहज स्थिति का या असुरक्षित स्थिति का सामना न करना पड़े। गोंडा में शुगर और एथेनॉल फैक्ट्री मेजापुर पर सड़क को रातों रात कब्जा करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ये पुरानी सड़क है और इसी रास्ते से प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है, लेकिन मिल प्रशासन ने जबरदस्ती तानाशाही रवैया अपनाते हुए सड़क पर कब्जा किया हुआ है। वहीं ग्रामीणों के आरोप के बाद मेजापुर एथेनॉल फैक्ट्री के जीएम ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ये जमीन चीनी मिल के नाम से है और सड़क पर कोई कब्जा नहीं किया जा रहा है। सड़क चलने योग्य नहीं थी, इसलिए सड़क को बनवाया जा रहा है और एक बड़ा बाईपास बनवाया गया है। उन्होंने कहा कि जहां तक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन सड़क रोकने का सवाल है, मिल प्रबंधन बढ़ चढ़कर दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन में हिस्सा लेता है और आस्था सभी के प्रति बराबर है। सड़क जहां बनी है वो मिल प्रशासन की जमीन है। मामले की शिकायत प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से की गई है, जिस पर आश्वासन जांच के बाद निष्पक्ष कार्रवाई का मिला है। ये प्रकरण है कि मैजापुर चीनी मिल से एक पुरानी सड़क है जो कुछ दिन से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो मैजापुर चीनी मिल ने सड़क ये सीधे कांटा पे जाती है, जो गन्ना तोल होता है मैजापुर चीनी मिल का। हम लोग भी गन्ना बेचते हैं, गन्ना पहले बेचते थे और हम लोग अब काम करते हैं। तो जब गन्ना बेचते थे तो 4-5 महीने मिल चलती है, तो हमारे यहाँ के लगभग 5-6 गाँव के बच्चे जाते थे। हम ही लोगों को गुस्सा लगता था कि ये रास्ता अगर बंद हो जाए, कहीं नया रास्ता चालू हो जाए बगल से, तो ये बच्चों का रोज स्कूल लेट हो जाता था, जाने में आने में भी। छोटे बच्चे जो थे प्राइमरी के, जो पैदल जाते थे, उनको तो बेचारों को हम लोग टांग टांग के इधर उधर करते थे। ये लोग गन्ना के अच्छे किसान हैं, तो गन्ना हम लोगों का गन्ना फैक्ट्री जाने में बड़ी असुविधा होती थी। 2-3 बार, एक बार पलट ही जाता था। हमारे घर तक, गांव तक, अगल बगल सारे गांव में पक्की सड़क। पूरा मामला इस तरह का है, पिछले 2 दिनों से तथ्यों को तरोड़ मरोड़ के, झूठ को परोस कर सोशल मीडिया पर कई सारी न्यूज़ चलाई जा रही हैं कि मैजापुर चीनी मिल ने दबंगाई के बल पे रास्ते पे कब्जा कर लिया, जिसका सत्य इस प्रकार है। मैजापुर चीनी मिल ने अपनी रजिस्टर्ड सर्कवणीय भूमि 16 बीघा काटा संख्या की जमीन देकर 17 मीटर का रास्ता बनवाया, जिसमें उन्होंने अपना अंश भी दिया और अपनी जमीन भी, जिससे ग्रामीणों को, आसपास के रहने वाले ग्रामवासियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो और सुचारू रूप से सबका जीवन चलता है। मिर्जापुर के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र में एक परिवार फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गया। उड़द के बड़े खाने से परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बाबू खाना खाते रहे, बड़ा है, वही एक भागी है, वही खाए से खाते में उल्टी गई लगी है। दवाई के लेकिन वहाँ सरकारी में तो कोई दवाई भात 11 बार से सही हो गई रही। अच्छा, तो यहाँ जब लिया हुआ है तो फिर 3 बजे फिर तबीयत डाउन हो गया जी। 3 बजे ले गए, 3-4 बजे लेना ले गए, तो बच जाते हैं हम। कुछ नहीं हुआ तो बस उर्दी पीसे, तो उर्दी वही बड़ा खा कर। अच्छा, मतलब कैसे, मतलब बड़ा खाने के बाद क्या होने लगा? उल्टी करने लगा। अच्छा, तो कब बड़ा बना था? शाम को। मतलब आपकी बहन थी जो एक्सपायर कर गई? चाची की लड़की। चाची की लड़की।
कहाँ की रहने वाली हो आप? मतलब किस तेल में बना था वो? रिफाइन कहाँ से आया था वो? किस दुकान से लाए थे? मैं नहीं मालूम, भैया लाए थे। थाना कोतवाली देहात से एक दुखद सूचना प्राप्त हुई कि एक ही परिवार के कई लोग घर के बड़ा खाने से बीमार हो गए। इस सूचना पर तत्काल मैं और एसडीएम सदर साहब और हमारी पुलिस की टीम भी पहुंच गई। हम लोग अस्पताल से अभी होके आ रहे हैं। तो इसमें 3 लोग वहाँ पे भर्ती हैं जिनकी स्थिति सामान्य है, जैसा कि डॉक्टर से बात हुई थी। उसके उपरांत हम लोग उनके घर पे आए हैं। घर पे जो बताया गया कि एक पतिया देवी थी जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष थी और एक बच्ची थी सरिता, उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष। अब रुक करेंगे अमेठी से खबर का, जहां गदागंज थाना क्षेत्र में हत्याकांड के मामले में पीड़ित शिक्षक के परिवार को सरकार की तरफ से बड़ी सहायता मिली है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से परिवार को 1.1 हेक्टेयर कृषि पट्टे का आवंटन किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 5 लाख की राशि समेत 33 लाख की सरकारी सहायता मिली है। सरकार ने परिवार को कि एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया है। वहीं इसी क्रम में प्रभारी मंत्री राकेश सचान और एमएलए मनोज पांडे पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और उन्हें 38 लाख रुपए का चेक दिया। साथ ही 4 बीघा 7 बिस्वा जमीन का आवंटन भी किया। माननीय विधायक जी के चूंकि निर्वाचन क्षेत्र पांडे जी का, आपके प्रयास से आज शासन ने एक आवास, मुख्यमंत्री आवास 5 लाख रुपए विवेकाधीन कोष से और लगभग 5 बीघे भूमि का, कृषि भूमि का पट्टा और 33 लाख रुपए की धनराशि जो दलित अधिनियम में मिलती है उसकी स्वीकृति हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें भेजा है प्रभारी मंत्री के नाते। आज प्रयागराज में कार्यक्रम था और लगातार सरकार इस घटना से। और अब सीधे रुक करेंगे हल्द्वानी का, जहां आम्रपाली विश्वविद्यालय में अभिनंदन समारोह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं कार्यक्रम को। युवाओं का तो कोई भी कार्यक्रम हो उसमें उत्साह होना चाहिए, जोश होना चाहिए। तो एक बार और बोलिए, भारत माता की। आपका ये उत्साह दिख रहा है कि ये देश की केवल अमृत पीढ़ी पूरी तरह से आगे आने वाले 25 सालों के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं अमृत काल लाने के लिए, उस अमृत काल के लिए आप सब तैयार हैं। आज आम्रपाली विश्वविद्यालय में इस अभिनंदन समारोह में, और ये आज का अभिनंदन समारोह हमारे सभी जो न्यू कमर हैं उन सबके लिए आयोजित किया गया है। अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, आम्रपाली कुलपति विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र सिंह बिष्ट जी, सचिव आम्रपाली श्री नरेंद्र ढींगरा जी, सीईओ आम्रपाली डॉक्टर संजय ढींगरा जी, एसके सिंह जी, प्रोफेसर साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई प्रताप बिष्ट जी, हमारे उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ हमारे दायित्ववान श्री सुरेश भट्ट जी, दीपक मेहरा जी, दिनेश आर्य जी, मंडी परिषद के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल कुमार डब्बू जी, उत्तम दत्ता जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे भाटिया जी, महामंत्री हमारे भट्ट जी, कमिश्नर साहब हमारे श्री दीपक रावत जी, डीएम वंदना जी और एसएसपी श्री मीणा जी और हमारे डीआईजी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी
योगेंद्र रौतेला जी समेत सब। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।